वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 77 विज्ञान सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के बच्चों के लिए 25 तारीख की है। ओके, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ बेटा हम बीमार क्यों होते हैं। उसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है उपचार के नियम। तो जिज्ञासा दीदी, संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है? ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि संक्रामक जो रोग होते हैं हमें पता चल गया, तो वो उनका इलाज कैसे होगा। तो वो बताती है ज्ञान संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं और यह रोगाणुओं से होते हैं। हमें ये पता है बेटा कि संक्रामक संचारी रोगों को क्या करते हैं, संक्रामक रोग भी कहते हैं, क्योंकि एक तरीके से संचार के माध्यम से मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, इसलिए इनको संचारी रोग बोला जाता है और संक्रामक रोग बोला जाता है। ठीक है, और ये रोगाणुओं से होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण जैसे कि बुखार, दर्द, सूजन, ये सब उसमें दिखाई देते हैं और ये प्रतिक्रिया करता है शरीर उनके प्रति। ठीक है, डॉक्टर तथा चिकित्सक रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। फिर वो देखता है डॉक्टर इसको क्या क्या मतलब कि इसके अंदर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बुखार हो रहा है, दर्द हो रहा है, जैसे कि हम कोरोना वायरस में कहते हैं बेटा अगर गला खराब हो, बुखार हो, हाथ पैरों में दर्द हो तो हमें कोरोना के लक्षण उसमें दिखाई देते, जुकाम हो तो। ठीक है, संक्रामक रोगों के उपचार के 2 उपाय होते हैं जिन्हें उपचार के नियम भी कहते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं बेटा? तो देखो, उपचार के नियम, रोग के प्रभाव को कम करो और दूसरा रोग के कारण को समाप्त करना। पहले तो रोग के जो प्रभाव है उनको कम किया जाता है शरीर में और दूसरा फिर उनको समाप्त करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले रोग के प्रभाव कम कैसे होंगे? रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के प्रभावी लक्षणों जैसे कि बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देता है या लिखता है। इसे लक्षण आधारित उपचार या राहत भी कहते हैं, यानी कि लक्षणों के आधार पर जो उसको दिए जाते हैं वो लक्षण आधारित उपचार या राहत भी कहे जाते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट यानी कि पूर्ण आराम की सलाह दी जाती है ताकि शरीर की ऊर्जा का संरक्षण हो सके, उसकी ऊर्जा जो है वेस्ट ना जाए और उसके शरीर को फिर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े ऊर्जा के लिए। ठीक है, क्योंकि शरीर कमज़ोर है उस समय पर तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, इससे वो और ज़्यादा बीमार हो सकता है। उसके बाद रोग के कारण को समाप्त कैसे किया जाए? तो यह उपचार का दूसरा उपाय है। रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है। अब ये तो पता था कि ये रोग है, अब कई रोगों में एक जैसी चीज़ें दिखाई देते हैं लक्षण। बुखार जो है कई तरीके के बुखार होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेम लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जैसे कोरोना वायरस में भी जुकाम है वैसे नॉर्मल में भी जुकाम खांसी हो जाते हैं। तो इसके लिए वो कुछ टेस्ट लिखता है, उसके टेस्ट करता है, फिर उसके आधार पर सही बीमारी का कारण और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है कि किस प्रकार के रोगाणु से उसको ये रोग हुआ है, तथा उस रोगाणु को मारने के लिए फिर वो दवाइयाँ और औषधियाँ देता है जिससे रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है, क्योंकि अब सही हमें पता चल गया बीमारी का। इस प्रकार की औषधियों के प्रकार कौन कौन से हैं, किस रोगाणु के लिए कौन से मतलब कि दवाइयाँ बनी है बेटा? देखो, एंटीबायोटिक जो हैं इनको एंटीबैक्टीरियल औषधि भी बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल से ही पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया से होने वाले रोगों से उपचार करती हैं और बैक्टीरिया को हम हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। तो जीवाणु जो है रोगों के उपचार के लिए हम एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि का प्रयोग करते हैं। इसको प्रतिजैविक भी बोलेंगे बेटा, एंटीबैक्टीरियल को हिंदी में प्रतिजैविक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कभी प्रतिजैविक के नाम से आ जाए। फिर एंटीवायरल औषधि, तो एंटीवायरल औषधि वो होती हैं जो वायरस से होने वाले रोगाणु के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है और इसको विषाणु रोगों से उपचार के लिए भी बोलते हैं। ठीक है, वायरस हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विषाणु बोलते हैं। तो विषाणु रोगों के उपचार के लिए जो प्रयोग की जाती है वो एंटीवायरल औषधि होती है। फिर एंटी फंगल औषधि, एंटी फंगल औषधि बेटा जो फंगस के कारण जो हमें होते हैं, कवक जिसको बोल देते हैं, जो हमारी फंगस फुई या रू बोल देते हैं, उसके कारण जो होते हैं ज़्यादातर त्वचा के रोग होते हैं वो। ठीक है, तो उसके लिए एंटी फंगल औषधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रिंग गार्ड हो गई, वो एंटी फंगल औषधि है आपकी त्वचा पे होने वाले रोगों के इलाज के लिए। एंटी प्रोटोजोअल औषधि जो है बेटा प्रोटोजोआ रोगों के उपचार के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, ये जो डेंगू नहीं बेटा मलेरिया, ये प्रोटोजोअल होती है। ठीक है, तो इसमें प्रोटोजोअल जो होती हैं औषधियाँ उनका प्रयोग किया जाता है। फिर कृमिनाशक औषधि, कृमिनाशक जो कीड़ों को मारने वाली होती हैं, तो परजीवी, ये परजीवी होते हैं दूसरों के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, तो परजीवी कृमि रोगों के उपचार के लिए कृमिनाशक औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो हमें पता चल गया पहले रोग कम किया जाता है, फिर उसका सही कारण जान के उसको स्पेसिफिक दवाइयाँ दी जाती हैं।
अब एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ होती क्या हैं या कैसे कार्य करती हैं? वह औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है, उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन आदि, ये क्या है? एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग हम करते हैं। एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया के जीवन चक्र में काम कैसे करती है बेटा? ये एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया का जो जीवन चक्र होता है में जरूरी जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया को रोक देती है। यानी कि जैसे हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं तो पाचन होता है उसका, फिर श्वसन के द्वारा उसका विखंडन होता है, तो ऐसे ही उनकी भी एक अपनी प्रक्रिया होती है। तो क्या करते हैं वो, उस उनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको रोकने का कार्य करती है, जिससे उनकी जीवन पर असर पड़ता है और जिससे वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया हर रोगाणु में अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए उपयोगी होती है, ना कि वायरस जनित रोगों के लिए। यानी कि जैसे कोरोना वायरस है तो वो वायरस से हो रहा है, तो इसमें हम बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को बचाने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग होता है उसके प्रयोग से हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए अलग से नई वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है। नहीं तो हम पहले से जो मौजूद थी उनका प्रयोग कर सकते थे, लेकिन वो इस पर काम नहीं करेंगी। वो सिर्फ जीवाणुओं से होने वाले, जैसे मलेरिया की दवाई सिर्फ मलेरिया को ठीक करेगी, डेंगू को नहीं करेगी, क्योंकि डेंगू वायरस से होता है और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। अब बेटा देखो, एंटीवायरल औषधि को जो होता है बनाना, ठीक है। अब एंटीवायरल औषधि को बनाना या फिर एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन क्यों होता है? एंटीवायरल औषधि जैसे कि कोरोना वायरस की जो दवाई बनी है वो इस वायरल विषाणु से होने वाली रोगों के लड़ने के लिए, तो जो वायरस से लड़ने के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनको एंटीवायरल बोलते हैं। अब एंटीवायरल जो है वो बैक्टीरिया से लड़ने वाले रोगों की दवाइयों से की अपेक्षा बनाना कठिन क्यों है? मतलब कि बैक्टीरिया की हम आसानी से बना लेते हैं, जबकि वायरस की जो दवाइयाँ हैं उनको बनाने में बड़ा मुश्किल होता है। तो देखो, वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत ही कम होती है, वो हमारे शरीर में वो मरे हुए होते हैं, अगर किसी फर्श पर हैं तो वो मरे हुए हैं, मृत जीव हैं, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में पहुँचेंगे वो जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर से ही सारा पोषण लेते हैं, अपने आप कुछ नहीं करते वो। इसलिए हम अपनी जीवन चक्र के लिए तो दवाई नहीं बना सकते, क्योंकि उसका खुद का जीवन चक्र है नहीं, वो तो हमारे पर है। जैसे आप किसी की बाइक पर बैठ के जाओ, ठीक है, अब आपकी बाइक पर ही कोई बैठ जाए, कोई मतलब चोर है आपकी बाइक पर बैठ जाए, तो आपकी बाइक को तो कोई तोड़ेगा नहीं ना उसको मारने के लिए, नहीं तो आप ही का नुकसान होएगा। इसलिए, या आपके पीछे छुप जाए तो आपको तो कोई गोली नहीं मारेगा ना उसको मारने के लिए। तो यही बात है, इसीलिए इसकी दवाइयाँ बनाना कठिन होता है, उसको पकड़ना मुश्किल होता है जो आपके ही ऊपर या आपके पीछे छुप के वार करता है। जबकि बैक्टीरिया, मान लो एक चोर है आपके साइड में बगल में खड़ा है, उसको मारना आसान है, लेकिन एक आपके पीछे खड़ा है तो उसको मारना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपको चोट पहुंचाएगा। तो देखो, वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं, मतलब जो हमारी मशीन है उसका प्रयोग करते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद आजकल जैसे कोरोना वायरस की बेटा वैक्सीन बन गई है, तो इतनी तकनीकियाँ बढ़ गई हैं कि हम अब ये काम भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। रोगों का इलाज करने के 2 तरीके क्या हैं? तो बेटा देखो, आप लिखोगे यहाँ पर रोगों के इलाज करने के तरीके, ये उपचार के नियम की बजाय रोगों के इलाज करने के तरीके, फिर रोगों के प्रभाव को कम करना, रोगों के कारण को समाप्त करना, ये 2 कारण उसमें आप लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं और यह कैसे काम करती हैं? तो हमने ये पढ़ा था बेटा अभी यहाँ पर, तो आप ये लिखोगे, वह औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति के रोग कारक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है उन्हें एंटीबैक्टीरियल कहते हैं, जैसे कि ये हो गई। और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक प्रक्रिया को रोक देती हैं, जिससे वो मर जाता है, तो इस तरीके से वो काम करती है, आप ये लिख दोगे इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? थर्ड है एंटीवायरल दवाइयों का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाइयों के उत्पादन से कठिन क्यों होता है? तो बेटा देखो, ये हमने यहाँ पर यही किया था, आप इसमें ये सारा लिख दोगे, ठीक है, कि क्यों कठिन होता है। नेक्स्ट है बेटा आपका कि संचारी रोग क्या होते हैं और ऐसे किन्हीं 3 संचारी रोगों के नाम लिखो। तो देखो, आप यहाँ से लिखोगे बेटा, देखो इस वाले में आप क्या लिखोगे कि जो संचारी रोग होते हैं उनको हम संक्रामक रोग भी कहते हैं, तो लिखोगे संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं और ये रोगाणुओं से होते हैं, ठीक है। आप इतना लिख के और इसके जो उदाहरण लिखोगे, जैसे आप ये लिख देना, जैसे कि
क्या नाम है, सर्दी जुखाम, ठीक है, सर्दी जुखाम, निमोनिया, मलेरिया, ठीक है, डेंगू या त्वचा रोग। आप कोई भी लिख सकते हो, आपसे तो 3 ही पूछेगा, मैंने आपको काफ़ी सारे बता दिए हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।